हेलो एवं नमस्कार दोस्तों, टीटी सर क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारे इस अध्याय के साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत या अवधारणा के तृतीय और अंतिम वीडियो इस अध्याय के आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है दोस्तों परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात उन प्रश्नों को ही देख रहे हैं मैक्सिमम जो प्रश्न में आने लायक परीक्षा में आने लायक है, हम उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देख रहे हैं आप तो ये मत मानिएगा कि 100% यही प्रश्न आएंगे, इसी चीज़ की तैयारी करेंगे। हमें जो है साल भर हम पढ़े हैं उसके अनुसार हमें समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रश्न आने लायक है और कौन कौन से प्रश्न आते हैं अनसॉल्व के हिसाब से। तो ये मैक्सिमम प्रायोरिटी के प्रश्न हैं, यही चाहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये मेरा ऑनेस्ट है दोस्तों, ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है इन प्रश्नों की आने की। प्रथम वीडियो में हमने देखा 10 MCQ जो थ्योरिकल है, द्वितीय वीडियो में हमने देखा 10 MCQ जो कि न्यूमेरिकल है। दोस्तों एक वाक्य में उत्तर दीजिए करके भी उन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो आप जो है जैसे कि साझेदारी में संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है, तो आप उत्तर में लिखोगे साझेदारी में संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6% की दर से, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ने जो है एक वाक्य में उत्तर वाले को नहीं करवाए हैं, तो उत्तर वहीं में से बनेंगे। ठीक है मित्रों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर वही बात कि आप लोग जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ ये केवल आपके जो 12वीं कॉमर्स में उपयोग नहीं आएगा, ये आगे चल के आपके जो BCom फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। और साथ ही साथ जो है आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करते हैं और कॉमर्स से संबंधित लेक्चरर की तैयारी करते हैं या कॉमर्स से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जहाँ से कॉमर्स के लेखा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आने हैं, उनमें ये सब काम आएंगे। यहाँ पर फर्म के शुभारंभ का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। खासकर कौन से प्रश्न उसको मैं आपको आगे बताते चलता हूँ। चलिए हमारा जो कौन सा प्रश्न आएगा ये दोस्तों, इसमें से आएगा 3 अंकों वाले प्रश्न। कुल अंक के अधिभार कितने 5, हमने जो है 2 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हमने कर लिया है। अब आगे जो है हमारे जो है 3 अंक वाले प्रश्न है। 3 अंक वाले प्रश्न अर्थात दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले से बता दूं, अगर कोई विशेषता पूछ दिया या साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम इस तरह से पूछ दिया, महत्व पूछ दिया है ना, तो कोई भी प्रश्न इस तरह से आते हैं 3 नंबर वाले में, तो आपको जो है 3 पॉइंट लिखना होगा। आगे बताऊंगा कैसे। सबसे पहला प्रश्न IMP प्रश्न है दोस्तों हमारा, साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। इसमें आपको अर्थ लिखना है और 2 परिभाषा आप देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा, पूरा 3 में से 3 अंक। ये प्रश्न आने लायक है दोस्तों। दूसरा है हमारा साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। साझेदारी की विशेषताओं में क्या है आपका, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, बेसिक जो आपको सामने से दिखाई देता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ये प्रथम है ना। सामान्य व्यवसाय में न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, ठीक है। वैध व्यवसाय, ये सब क्या है इसकी विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं हमें कंठस्थ याद होनी चाहिए। पढ़ना और ज्ञान तो हमें सभी को प्राप्त करने के लिए पढ़ना ही है, लेकिन हमने उतना कर लिया पूरा साल भर, पूरा सत्र में। अब हमें जो पूरा परीक्षा ओरिएंटेड रहना है, तो मुख्य चीज़ें हमें जो प्रश्न आएंगे ब्लूप्रिंट के अनुसार उतना एकदम कंठस्थ होना चाहिए। आएंगे मतलब हमें लिखना ही लिखना है, ऐसे करके। तो ये साझेदारी की विशेषताएं हो गई। 3 पॉइंट आपने लिखा, उसका वर्णन भी आपको करना है। जैसे मैंने आपको बोला 2 या 2 से अधिक साझेदारों की सदस्यता, ठीक है। तो किसी भी साझेदारी फर्म में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब अधिकतम संख्या, इसका भी विशेषताएं हैं, तो उसको लिखिएगा। फिर तीसरा प्रश्न बनता है फर्म में साझेदार की योग्यता लिखिए। तो योग्यता आपको पता है, उम्र वयस्क का होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दुश्मन देश का नहीं होना चाहिए। ये जो है साझेदारी में फर्म में साझेदार की योग्यता है, ये अनिवार्य योग्यताएं किसी व्यक्ति में होना चाहिए, उसके पश्चात ही वो किसी फर्म में साझेदार बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों विषय नंबर 4, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। ये मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों, और ये एक मोस्ट IMP प्रश्न है। IMP तो सब है, अच्छा आने लायक प्रश्न है, लेकिन ये जो प्रश्न है और ज़्यादा मोस्ट IMP है। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, अब 3 प्रमुख बातें तो ऐसे याद होगा आप लोगों को, फर्म का नाम एवं पता, साझेदारों का नाम एवं पता, है ना, फर्म का व्यवसाय का क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है और पूंजी पर ब्याज को लिख सकते हो, ऋण पर ब्याज, ये सारी चीज़ें जो इतनी बातें आप शामिल करना चाहते हो आप कर सकते
हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी पुस्तक या गाइड में दिया है उतने ही बात किसी फर्म के संलेख में हो सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आता है, अगर साझेदारों के मध्य ये बातें भी रखनी चाहिए, वो बातें भी रखनी, जितने भी बातें आती है वो सब साझेदारी के संलेख की प्रमुख बातें रहेंगी, आवश्यक बातें रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाए 3, उसका आपको वर्णन करना है। फिर एक वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है ये वाला, कौन सा? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। इसमें भी हमें 3 नियम लिखना है। तो अभी जब हमने MCQ किया उसमें भी तो हमने बताया हुआ है इसके बारे में, जैसे कि लाभ का विभाजन, पहला पॉइंट आप लिखिए लाभ का विभाजन। आप उत्तर कैसे लिखोगे? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने, साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न नियम लागू होते हैं। आप उसको और बेहतर लिख सकते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार निम्न नियम लागू होते हैं। पहला क्या आएगा? लाभों का विभाजन। उसके बाद वर्णन करेंगे आप, संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। दूसरा लिख सकते हैं पूंजी पर ब्याज। उसके बाद वर्णन करेंगे संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिख दीजिए इसे जुड़े, आहरण पर ब्याज। संलेख के अभाव में साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और आगे है आपको जो याद, ऋण वाला याद है, 2 पॉइंट बनता है ऋण पर। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा फर्म से लिए गए ऋण पर ब्याज, है ना। इन दोनों में क्या है? 6%। इसको आप वर्णन करिए, आपको पूरा अंक मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों एक प्रश्न जो आते हैं, स्थायी तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर लिखिए। ये प्रश्न, ये 6 प्रश्न है। इसमें भी आपको 3 पॉइंट लिखना है, आधार में 3 पॉइंट और उसके बाद लिख देना स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता, और दोनों कॉलम बना के बढ़िया से लिखना है दोस्तों। बढ़िया सजा के लिखिएगा, अच्छे अक्षर बनाइए, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। तो फिर आपको जो ये 6 प्रश्न है दोस्तों, एक आध प्रश्न आप और पढ़ते होगे थ्योरी को, तो आपके जो टीचर्स उन्होंने भी बताया होगा। तो ये जो प्रश्न है ये मोस्ट IMP प्रश्न है। अगर आप ये 6 प्रश्न याद करके जाते हैं, एक चैप्टर में 6 प्रश्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपके जो 3 अंक निश्चित हैं। तो इस प्रकार से 3 + 1 + 1 बराबर मैंने 5 अंक की पूर्ण तैयारी हमारी हो गई और 5 अंक हम प्राप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने साल भर अध्ययन किया है, आगे भी अध्ययन कर ही रहे हैं, परीक्षा तक अध्ययन करेंगे ही करेंगे। तो ये जो 12वीं के जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस और बहुत ही सरल है, अगर हम ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझे हुए हैं। तो ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए मैंने ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो डाला है, उसको भी आप मेरे चैनल में देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन सा? साझेदार का आगमन, अर्थात नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे संबंधित ब्लूप्रिंट में क्या समायोजन किया गया है और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे प्रोसेस से उनके सवालों को हल करना भी सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों, क्या नहीं भूलना है? बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। थैंक यू।